नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सार भारत। मैं हूं प्रतीक्षा। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों का। खबरों की शुरुआत करते हैं झारखंड से, जहां आईपीएस अनुराग गुप्ता बने झारखंड के नए डीजीपी। ज्ञात हो कि 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता अभी झारखंड के प्रभारी डीजीपी थे। उनके पास सीआईडी, डीजी और एसीबी के डीजी पद का भी अतिरिक्त प्रभार है। 26 जुलाई 2024 को सरकार ने अनुराग गुप्ता को झारखंड का प्रभारी डीजीपी बनाया। गत विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने उन्हें प्रभारी डीजीपी पद से हटाकर अजय सिंह को डीजीपी बनाया था। इसके बाद बीते 28 नवंबर को सरकार ने उन्हें अनुराग गुप्ता को दोबारा प्रभारी डीजीपी बनाया। राज्यपाल संतोष गंगवार 4 फरवरी को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय के सिंगोड़ा कैंपस में कार्यक्रम होगा। दीक्षांत समारोह की तैयारी को लेकर विश्वविद्यालय और जिला प्रशासन जुटा है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि राज्यपाल के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है। अन्य तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। धूमधाम से मनाई जा रही है राजधानी रांची में सरस्वती पूजा। सोमवार को बसंत पंचमी के अवसर पर शहर भर में सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। विभिन्न चौक चौराहों, गली मोहल्लों और शैक्षणिक संस्थानों सहित रिम्स में मां सरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। न्यूज चैनल के मालिक और संपादक कर रहे थे रामगढ़ के व्यापारी को ब्लैकमेल। झारखंड के न्यूज 11 चैनल के मालिक और संपादक रामगढ़ के व्यापारी को ब्लैकमेल कर रहे थे। यह आरोप लगाते हुए कोयला व्यवसायी मनोज अग्रवाल की पत्नी मीतू अग्रवाल ने वेस्ट बोकारो ओपी में न्यूज चैनल के मालिक और संपादक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने प्राथमिकी में कहा है कि उनके पति मनोज कुमार अग्रवाल ग्राम लइयो में प्लांट स्थापित किए हुए हैं। वर्तमान में हाईकोर्ट से 5000 टन कोयला रिलीज होने के बाद उसका उठाव जारी है। न्यूज 11 के मालिक अरूप चटर्जी और संपादक अनूप कुमार के द्वारा उनके खिलाफ 29 जनवरी को झूठा समाचार प्रसारित किया गया, जिससे उनकी पति मानसिक तौर पर काफी प्रताड़ित हुए हैं। चैनल के मालिक एवं रिपोर्टर द्वारा विभिन्न माध्यमों से मेरे पति के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मेरे पति उन लोगों की मांग को पूरा करें। फोन पर संपर्क करने पर कहा गया कि बात कर लो, तभी आपके लिए राहत होगा। बाद में मेरे पति के पास कॉल आया और बोला गया कि न्यूज 11 समाचार चैनल के मालिक द्वारा भेजा गया है। मेरे पति से उन लोगों ने बोला कि अरूप चटर्जी को फोन किए थे। उनका आदेश है कि फैक्ट्री चलाना चाहते हो तो 2 लाख रुपया प्रति महीना आपको देना पड़ेगा। इन सारी घटनाक्रम के बाद से मेरे पति मानसिक अवसाद में चले गए हैं। कहीं ऐसा न हो कि आत्महत्या कर ले। नीतू अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि हमारे चैनल के मालिक अरूप चटर्जी का इस तरह की गतिविधियों का अंजाम देने का एवं लोगों से जबरन डरा धमका कर षड्यंत्र कर रंगदारी लेने का पुराना इतिहास रहा है। इस तरह के कृत्य के कारण अरूप चटर्जी पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। एसपी अजय कुमार ने सोमवार को बताया कि मामला दर्ज किया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है। केजरीवाल ने कहा यह चुनाव महिलाओं का चुनाव है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि यह चुनाव महिलाओं का चुनाव है। एक एक महिला वोट डालने जाएं और अपने घरों में पुरुषों को समझाएं कि जैसे हर महिला आम आदमी पार्टी को वोट दे रही है, वैसे ही हर पुरुष का एक एक वोट झाड़ू पर पड़ना चाहिए, ताकि हम 60 सीट क्रॉस कर जाएं। अगर सारी महिलाएं इस पर काम पर लग गई तो आम आदमी पार्टी की 7 से ऊपर सीट आएंगी। बता दें कि आज दिल्ली चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा, पिछले 10 साल में दिल्ली में रोहिंग्या की संख्या बढ़ने में आपदा की बड़ी भूमिका। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने जेएनयू के दिल्ली में अवैध प्रवासियों पर एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पिछले 10 साल से दिल्ली की डेमोग्राफी तेजी से बदली। दिल्ली में रोहिंग्या की संख्या बढ़ने के पीछे आपकी बड़ी भूमिका और खतरे का सूचक भी है। भाजपा प्रवक्ता व सांसद संबित पात्रा आज 14 पंथ मार्ग पर दिल्ली भाजपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा कि दिल्ली में अवैध प्रवासियों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण विषय पर 114 पन्ने से
अधिक की जेएनयू की एक शोध रिपोर्ट जारी हुई है। पात्रा ने बताया कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार में अवैध प्रवासियों के कारण मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कि शहर में जनसंख्यांकी में बदलाव आया है। इस रिपोर्ट में सामाजिक राजनीतिक प्रभाव सहित हर पहलू का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक संरक्षण के कारण डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। रिपोर्ट पर यह भी बताया गया है कि कैसे राजनीतिक दल प्रवासियों के लिए फर्जी मतदाता पंजीकरण की सुविधा दे रहे हैं। लोकसभा में राहुल विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में जोड़े गए हिमाचल जीतने मतदाता। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कथित तौर पर बड़ी संख्या में मतदाता जोड़े जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव के बीच हिमाचल प्रदेश जितने मतदाताओं को महाराष्ट्र के मतदाता सूची में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल में इतने मतदाता नहीं जुड़े जितने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच जोड़े गए। शिरडी के एक बिल्डिंग में 7,000 मतदाताओं का पंजीकरण हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में महाकुंभ में भगदड़ में हुई मौत पर हंगामा। राज्यसभा में नेता विपक्ष एवं कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को सदन में कहा कि पिछले सप्ताह महाकुंभ में मची भगदड़ में हजारों लोगों की मौत हो गई, जिन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके इस बयान को लेकर संसद में जोरदार हंगामा हुआ और सभापति जगदीप धनखड़ ने उनसे यह बयान वापस लेने को कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज राज्यसभा में हुई चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि महाकुंभ में हुई मौतों की सही संख्या की रिपोर्ट जारी करें। उनके इस बयान पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। चीन के बीआरई समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा, पनामा नेपाल पर भी बढ़ा दबाव। अमेरिकी दबाव के बाद पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खुद को किनारा करते हुए नवीकरण नहीं करने का फैसला किया है। पनामा की तरह अब नेपाल सरकार भी बीआरई से अलग होने का व्यापक दबाव पड़ने लगा है। नेपाल के वित्त मंत्री ने विष्णु पौडवाल ने स्वीकार किया कि अमेरिकी फंडिंग रुकने से नेपाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा और पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रुक गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अगर 3 महीने बाद भी अमेरिकी की तरफ से इस प्रतिबंध जारी रहा तो नेपाल को कोई और विकल्प ढूंढना पड़ेगा। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें सार भारत। धन्यवाद।